Question number 39. Figure shows a man of mass 60 kg standing on a light weighing machine kept in a box of mass 30 kg. देखो इस फिगर में आपको एक मैन दिख रहा है, देखो, और एक बॉक्स दिख रहा है. दिस इज अ मैन एंड दिस इज अ बॉक्स. यहाँ पे बॉक्स में एक छोटा सा हमने होल ड्रिल कर रखा है जिसके थ्रू क्या हुआ है, एक रोप अंदर आया बॉक्स में. ओके, दिस इज अ स्मॉल होल, करेक्ट. और इस स्मॉल होल के थ्रू ये आप देख रहे हो एक रोप आया है, कहाँ, बॉक्स के अंदर. और इस रोप को किसने पकड़ा है, इस मैन ने पकड़ के रखा है, करेक्ट. मास ऑफ दिस मैन इज 60 kg. मास ऑफ दिस बॉक्स इज हाउ मच, 30 kg. ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज अ वेइंग मशीन. वेइंग मशीन का मास हमें 0 अज्यूम करके चलना है. ओके. द बॉक्स इज हैंगिंग फ्रॉम द पुली fixed to the ceiling through a light rope, the other end of which is held by the man himself. ये जो बॉक्स है ये देखो लटका हुआ है किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ अ रोप. देखो एक रोप क्या है, बॉक्स के इस पॉइंट से अटैच्ड है, फिर ये रोप ऊपर गया, फिर ऐसे जाके ये रोप ऐसे आया. रोप को हमें मासलेस अज्यूम करना है. ओके, मतलब इसको हम लोग एक आइडियल स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर सकते हैं. ओके. और देखो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, इफ द मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट. यदि ये मैन जो है ना, इसने रोप को ऐसे पकड़ के रखा है, ओके, सच दैट बॉक्स जो है रेस्ट कंडीशन में है. अच्छा, ये मैन कहाँ पे है मुझे ये बताओ. क्या मैन भी मैं बोल सकता हूँ कि रेस्ट कंडीशन पे है? बॉक्स यदि रेस्ट कंडीशन पे है तो क्या मैन भी रेस्ट कंडीशन पे है? यस, करेक्ट. ओके. तो पूछ रहा है कि ऐसे में व्हाट इज द वेट शोन बाय द मशीन. तो आपको पता होना चाहिए वेट शोन बाय द मशीन इज बेसिकली नॉर्मल फोर्स, और या फिर नॉर्मल फोर्स के इक्विवेलेंट कितना मास आएगा, करेक्ट. नेक्स्ट, व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन. मान लो इस मैन को अपना करेक्ट वेट देखना है. मान लो मैन का मास m है, करेक्ट, दैट इज 60 kg. और ये 60 kg की ही रीडिंग देखना चाहता है, कहाँ पे, ऑन द वेइंग मशीन. तो इसे इस रोप पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, करेक्ट. चलो, तो इसमें दो पार्ट हैं. पहला पार्ट क्या है कि बॉक्स रेस्ट पे है. बॉक्स रेस्ट पे है मतलब मैन भी रेस्ट पे है, और ऐसे में हमें बताना है कि कितना वेइंग मशीन की रीडिंग होगी. ओके. तो इस प्रॉब्लम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. पार्ट वन. पार्ट वन इज क्या, बॉक्स इज एट रेस्ट कंडीशन. बॉक्स इज एट रेस्ट कंडीशन. जो बॉक्स है वो किस कंडीशन में है बच्चों, रेस्ट कंडीशन में है. अच्छा, इसमें भी दो अप्रोच हम लोग ले सकते हैं. ओके, यहाँ पे भी दो अप्रोच होगा. एक होगा शॉर्टकट, मतलब शॉर्टकट क्या, मतलब थोड़ा शॉर्ट मेथड होगा. ओके. और दूसरा है बेसिक मेथड, मतलब वो हर चीज आप फंडामेंटल से करोगे, हर चीज का फ्री बॉडी डायग्राम अलग से ड्रॉ करोगे. तो पहले मैं आपको पूरा बेसिक मेथड बताता हूँ कि किस तरीके से आप एक एक ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे. ओके. देखो यहाँ पे ये मैन क्या करेगा, इस रोप पे कुछ फोर्स लगाएगा, करेक्ट. रोप को अगर जो इसने छोड़ दिया, आप ऐसे अज्यूम करो, इफ द मैन लीव्स द रोप. देखो जो जो मैं बोलूँ आप सॉल्यूशन में हर चीज एक्सप्लेन करके लिख लेना. अगर जो इसने इस रोप को छोड़ दिया तो क्या होगा, रोप के अंदर टेंशन 0, यहाँ पे टेंशन 0. ये दोनों के दोनों, ये मैन भी और ये बॉक्स भी फ्री फॉल करने लगेंगे ग्रेविटी के अंडर. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इनका एक्सेलरेशन हो जाएगा g के इक्वल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट. तो ये मैन क्या करेगा, इस रोप पे एक फोर्स लगाएगा सच दैट टेंशन इन द रोप इज इक्वल टू टी. इस रोप में टेंशन कितना होगा, टी के इक्वल. समझ में आ गया? ओके.
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, man applies a force F on the string या a force F on the rope such that on the rope, ताकि ये रेस्ट पे रहे, एंड टेंशन इन द रोप क्या F के इक्वल हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझाया था कि मंकी जितना फोर्स रोप पे लगाता है उतना ही रोप के अंदर टेंशन डेवलप हो जाता है, करेक्ट। एंड टेंशन इन रोप विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू F। तो मैं यहाँ पे T ही लिख रहा हूँ, आप F के टर्म्स में भी लिख सकते हो, ओके। चलो अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग। दिस इज अ बॉक्स, करेक्ट। अच्छा याद रखिएगा बच्चों कि बॉक्स पे एक स्ट्रिंग ऐसे अटैच्ड है, तो यहां से लगेगा टेंशन T। क्या बॉक्स पे यहां से भी एक टेंशन T लगेगा? तो आंसर है नहीं, गलत। क्यों? क्योंकि बॉक्स सिर्फ एक ही जगह पे स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है, तो यहां से एक ही जगह से बॉक्स के ऊपर टेंशन फोर्स लगेगा, करेक्ट। क्या बॉक्स पे एक mg लगेगा नीचे की तरफ? यस, नीचे की तरफ मैं दिखा देता हूं mg, एंड दिस विल बी इक्वल टू 30g। ये लगा mg एंड दिस इज इक्वल टू 30g, करेक्ट। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, इतना ही फोर्स दिखाते हैं। इसमें एक बेसिक गलती है, ये मैं आपको आगे अभी समझाऊंगा, और मैं इस तरीके से बता रहा हूं कि कैसे आपको समझ में आ जाए कि अभी ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम नहीं है, ओके। अच्छा, वेइंग मशीन लाइट है तो आप वेइंग मशीन को यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हो, इस प्रकार से। चाहो तो नहीं भी दिखा सकते हो, आप ऐसे दिखा सकते हो ना कि यहाँ वेइंग मशीन रखा हुआ है, ओके। अब देखो ये है बॉय या दिस इज द मैन, ओके। इस बॉय के हाथों में क्या एक रोप है? यस। देखो यहाँ मंकी प्रॉब्लम्स में भी किया था, देखो इसके हाथों में एक रोप है, तो क्या ये रोप इसके हाथों पे एक टेंशन फोर्स ऊपर लगाएगा? यस। तो यहाँ पे एक लग गया टेंशन फोर्स टी ऊपर की तरफ। देखो मेन इसमें फ्री बॉडी डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, ये सही बना लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा, ओके। तो देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस डायग्राम को ध्यान से देखना। यहाँ पे रोप का एक एंड बॉक्स से अटैच्ड है, तो बॉक्स पे मैंने एक टेंशन लगा दिया। दूसरा रोप, दूसरा जो एंड है, ओके, ये वाला जो पार्ट है रोप का, ये तो बॉक्स को टच भी नहीं कर रहा है। बॉक्स के होल के थ्रू ये अंदर गया, और इसको किसने पकड़ के रखा है? इस बच्चे ने पकड़ के रखा है, या फिर मैन ने इसको ऐसे पकड़ के रखा है, करेक्ट। तो इसके हाथों पे लग गया एक टेंशन टी। नेक्स्ट, क्या इस बच्चे पे एक नीचे की तरफ एमजी लगेगा? यस, ये लगा नीचे की तरफ mg। क्या ये 60g के इक्वल होगा? यस। क्या बच्चे का ये फ्री बॉडी डायग्राम है कंप्लीट? तो आप कहोगे नहीं, क्यों? क्योंकि इसके पैरों पे वेइंग मशीन क्या करेगा, या फिर फ्लोर ऑफ एलिवेटर ही बोल सकते हो। वेइंग मशीन पे खड़ा है, तो वेइंग मशीन क्या करेगा, इसके पैरों पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा n। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसके पैरों पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा कौन? वेइंग मशीन n। आप खुद सोचो ना, आप एलिवेटर पे खड़े हो, तो क्या आपके पैर पे कुछ फोर्स लगेगा? यस। कितना लग रहा है आपके पैरों पे फोर्स? n के इक्वल। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, ये नॉर्मल किसने लगाया? वेइंग मशीन ने।
यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ वेइंग मशीन है, आप यहाँ पे फ्लोर ही बोल सकते हो बेसिकली। तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल फोर्स है, दिस इज नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस ऑफ वेइंग मशीन ऑन द सरफेस ऑफ फुट ऑफ द मैन। तो क्या इसका एक रिएक्शन भी आएगा एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ? अगर जो इस पे नॉर्मल फोर्स एन ऊपर लगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स एन ऐसे लगेगा? करेक्ट। क्या मैं बोल सकता हूँ दीज टू आर एक्शन रिएक्शन पेयर, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल? यस। ये नॉर्मल वेइंग मशीन ने लगाया बच्चे के पैरों पे ऊपर की तरफ, ये नॉर्मल इस बच्चे के पैर ने लगाया, ओके, इस मैन के फुट ने लगाया ऑन द वेइंग मशीन। वेइंग मशीन को भी मैं यहाँ पे पार्ट मान ले रहा हूँ बॉक्स का, ओके। क्या यही दिस इज द नॉर्मल फोर्स करस्पॉन्डिंग टू द वेट या फिर रीडिंग? यस। जितना नॉर्मल लगाओगे उतना ही तो रीडिंग करेगा ना वेइंग मशीन। जैसे मान लो ये नॉर्मल आ गया 100 न्यूटन, इसका मतलब इस वेइंग मशीन को लगेगा कि अरे मेरे ऊपर तो कितना 10 kg का आदमी है। समझ में आ रही मेरी बात? मान लो ये 10,000 आ गया, ओके, तो डिवाइडेड बाई 10 कर दो, दैट विल बी द रीडिंग। तो बेसिकली वेइंग मशीन क्या करता है, वो नॉर्मल फोर्स मेजर करता है और उसके करस्पॉन्डिंग मास वो रीड करता है, करेक्ट। अब मुझे क्या करना है, दोनों के दोनों रेस्ट पे हैं तो नेट फोर्स बैलेंस कर दो। बॉक्स भी रेस्ट कंडीशन पे है एंड मैन इज ऑल्सो एट रेस्ट कंडीशन, करेक्ट। तो बॉक्स के लिए नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख दूं, फॉर बॉक्स, बॉक्स याद रखिएगा बच्चों इक्विलिब्रियम में है, तो नेट अपवर्ड फोर्स है टेंशन और नीचे लग रहा है n+30g। टेंशन इज इक्वल टू n+30 फॉर मैन। मैन के लिए नेट अपवर्ड फोर्स क्या है, टेंशन प्लस नॉर्मल। दिख रहा है? मैन के लिए नेट ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम कर लो, करेक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज टेंशन, दिस इज नॉर्मल, तो टेंशन प्लस नॉर्मल कितना हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टेंशन प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू 60g। अब यहाँ से आपको जो कैलकुलेट करना है वो कर सकते हो, टेंशन चाहो तो टेंशन कैलकुलेट कर सकते हो, नॉर्मल चाहो तो नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हो। तो इन्हीं दोनों इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, T-n इज इक्वल टू 30g, T+n इज इक्वल टू 60g, करेक्ट। दिस इंप्लाइज, दोनों को ऐड कर दो, 2t इज इक्वल टू 90g। दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ। सो व्हाट इज टेंशन, टेंशन इज 45g। क्या इसको यहाँ पे रख के मैं नॉर्मल निकाल सकता हूँ या यहाँ पे रख के क्या नॉर्मल निकाल सकते हैं? यस। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। मैंने 1+2 कर दिया। नॉर्मल इज 60g माइनस t, सो दिस इज 15g। तो वेइंग मशीन को कितना नॉर्मल फोर्स एक्सपीरियंस होगा, 15g के इक्वल। g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको 150 न्यूटन बोल सकते हो, ओके। तो मास करस्पॉन्डिंग टू, ओके, दिस नॉर्मल फोर्स, देयरफॉर रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, वेइंग मशीन corresponding to corresponding to normal force of 15g। नॉर्मल फोर्स यदि 15g है तो उसके करस्पॉन्डिंग कितना मास होगा, 15 kg, करेक्ट। सो दिस विल बी द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन।
करेक्ट। अब देखो इस प्रॉब्लम का मैं एक शॉर्टकट मेथड आपको सिखाता हूं, इसको देखते ही आप क्वेश्चन कर दोगे। सेकेंड मेथड, ओके। लेकिन हमें हमेशा बेसिक से ही करना होता है, नहीं तो इसमें गड़बड़ हो भी सकता है कभी कभी। देखो मैं क्या करूंगा, मैं इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा, समझ में आ रहा है? इसको एज अ सिस्टम, मैन को और बॉक्स को एज अ सिस्टम मैं ले लूं, करेक्ट। वी ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम of man plus box as a system, of man plus box as system, करेक्ट। अब यहां पे क्या होगा, टोटल इसका जो मास है मैन का और बॉक्स का, कितना है वो, 90 kg के इक्वल, करेक्ट। दिस इज द मैन, सॉरी दिस इज द बॉक्स, और यहां पे है मैन। हमें ये नहीं देखना है कि इंडिविजुअल किस पे कितना फोर्स लग रहा है, मुझे नेट फोर्स देखना है। तो इस पूरे सिस्टम पे क्या मैं बोल सकता हूं कि नेट फोर्स नीचे की तरफ 90 G लग रहा है, 90 G के इक्वल। और यहां पे क्या लग रहा है, टेंशन टी के इक्वल, कि 2T, सॉरी टेंशन इज इक्वल टू 2T। समझ में आ रहा है? इस सिस्टम पे देखो, यहां से भी एक टेंशन लग रहा है, यहां से भी एक टेंशन लग रहा है, इस पूरे को सिस्टम मान लिया। इस सिस्टम से दोनों तरफ से रोप अटैच्ड है ना, तो यहां से भी एक टेंशन लग रहा है और यहां से भी। मैं दिखाऊं क्या, डायग्राम ड्रॉ करके देखो, ये ऑब्जर्व करो। अगर जो मैं इसको सिस्टम अज्यूम कर लूं, तो यहां से एक लगेगा टेंशन टी, यहां से लगेगा एक टेंशन टी, करेक्ट। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वही मैंने 2T ड्रॉ कर दिया। तो हो सकता है ये समझ में नहीं आए, तो आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो क्या देखते ही बता सकते हो कि 2T इज इक्वल टू 90 G, क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे है। दिस इंप्लाइज टेंशन इज इक्वल टू 45 G, करेक्ट। अब आ जाओ इस मैन के ऊपर, दिस इज द मैन। अब मैन के हाथों पे क्या लग रहा है, एक ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, कितना, 45G के इक्वल। मैन का मास कितना है, mg, दिस इज इक्वल टू कितना बताओ, 60G। यस। यहां से इसके पैरों पे क्या लगेगा, नॉर्मल। क्या नॉर्मल डायरेक्टली आप बता सकते हो बच्चों कि नॉर्मल विल बी इक्वल टू 60G माइनस 45G? यस। तो क्योंकि ये मैन इक्विलिब्रियम में है, तो नेट अपवर्ड फोर्सेस n प्लस 45G एंड नेट डाउनवर्ड फोर्सेस 60G। नेट नहीं बोलना चाहिए, अपवर्ड फोर्सेस क्या है, n और 45, तो n प्लस 45G, नीचे की तरफ कितना है, 60G। तो नॉर्मल कितना आ गया देखो यहां से, 15G के इक्वल, करेक्ट। समझ में आ गया? सो व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन करस्पॉन्डिंग टू दिस नॉर्मल फोर्स, 15 किलोग्राम, करेक्ट। इसको 15 ग्राम मत पढ़ लेना आप लोग, दिस इज 15 इंटू 9.8 या 15 इंटू 10, 150 न्यूटन, ओके। चलो अब आते हैं हम लोग पार्ट टू पे। इस क्वेश्चन का पार्ट टू क्या है, व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट द करेक्ट वेट ऑन द मशीन। रोप पे कितना फोर्स लगाए ताकि वेइंग मशीन करेक्ट वेट दिखाए, पार्ट टू। पार्ट टू, टू गेट करेक्ट वेट ऑन द मशीन,
to get correct weight on weighing machine. करेक्ट, इसे करेक्ट वेट चाहिए वेइंग मशीन पे। तो वेट ऑफ द पर्सन इज 60 kg। वेट ऑफ पर्सन या फिर मैन इज इक्वल टू 60 kg। देयर फॉर नॉर्मल फोर्स ऑन द वेइंग मशीन, ओके, या फिर ऑन द फुट, दोनों तो सेम ही होगा मैग्नीट्यूड में। नॉर्मल फोर्स जो कि लगना चाहिए, मेरी बात समझ में आ रही है, कितना नॉर्मल फोर्स लगना चाहिए? 60 G के इक्वल। करेक्ट, तभी तो ट्रू रीडिंग मिलेगी। यस, सो दिस इज इक्वल टू 60 G। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो 600 न्यूटन के इक्वल। 600 न्यूटन फोर्स लगना चाहिए कहाँ पे? या तो मैन के पैरों पे या फिर वेइंग मशीन पे, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा। करेक्ट। तो आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ना यही डायग्राम को सीधे सीधे कॉपी कर सकते हो, सिचुएशन तो सेम ही होगी। ओके, बस यहाँ पे हमें पता है कि नॉर्मल फोर्स कितना लगाना है। नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू 600 न्यूटन। मेरी बात समझ में आ रही है? नॉर्मल फोर्स कितना होना चाहिए? 600 न्यूटन के इक्वल। ओके, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कितना होना चाहिए? 600 न्यूटन। ओके, मैं डायग्राम कॉपी कर दूं दोबारा, देखो। अब यहाँ पे इस डायग्राम को देख के एक कंफ्यूजन आ सकता है। ये तो नॉर्मल पता चल गया। टेंशन इन द स्ट्रिंग आपको पता है, मैन अप्लाइज अ फोर्स एफ ऑन द स्ट्रिंग। पहले ही मैंने बता दिया तो मुझे नहीं लग रहा दोबारा बताने की जरूरत है। ये मैन क्या करेगा? इस पे फोर्स एफ लगाएगा, और जितना मैन इस स्ट्रिंग पे फोर्स एफ लगाएगा, क्या उतना ही टेंशन यहाँ डेवलप होगा? यस। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू, फिर से वही पुराना केस, टेंशन ऑन या फिर टेंशन इन द रोप is equal to force applied by man on rope। करेक्ट, तो टेंशन ही एफ के इक्वल हो जाएगा। करेक्ट, तो होगा क्या? फिर से पुराना कहानी, बॉक्स पे एक टेंशन टी ऊपर लगेगा, बॉक्स पे नीचे एम जी, बॉक्स पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। सिमिलरली यहाँ लगेगा हाथों पे टेंशन टी, नीचे पर्सन पे लगेगा एम जी, और ऊपर लगेगा नॉर्मल। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये डायग्राम को देख के आप बोलोगे कि सर ये टेंशन तो जीरो आ गया। नहीं, एक्चुअली एक्सेलरेशन अब जीरो नहीं होगा ना बच्चों। अब ये पर्सन क्या कर रहा है? देखो, जब इसने क्या किया था पिछले केस में, कितना फोर्स लगाया था, कितना टेंशन लगाया था उसने? 45 G के इक्वल। या फिर आप बोल सकते हो पिछले केस में टेंशन कितना था पिछले क्वेश्चन में? देखो 45G मतलब 450 न्यूटन। तो जब इसने 450 न्यूटन का फोर्स लगाया था तो पूरा सिस्टम रेस्ट पे था। अब ये 450 न्यूटन नहीं लगाएगा, टेंशन की वैल्यू कुछ और होगी, तो ये सिस्टम रेस्ट पे नहीं होगा, ये सिस्टम एक्सेलरेटेड होगा। ओके, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल अज्यूम कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन आप कहीं भी अज्यूम कर सकते हो। पॉजिटिव आना होगा तो आ जाएगा, गलत डायरेक्शन होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये जो सिस्टम है ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन ए। करेक्ट। तो आप यहाँ पे लिखोगे कैसे कि पिछले केस में जब इसने कितना फोर्स लगाया था?
when force applied by man is equal to, when force applied by man in the previous problem is 45 G, which is equal to 450 Newton, then system is at rest. Then system was at रेस्ट कंडीशन। लेकिन क्या अभी भी ये इस पार्ट में भी, सेकेंड पार्ट में भी ये 450 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा? नहीं, क्योंकि अब अगर ये 450 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा, अगर जो अभी भी टेंशन कितना आ जाए 450 न्यूटन के इक्वल, तो फिर से सिस्टम रेस्ट पे होगा और फिर से नॉर्मल फोर्स जो पिछली बार आया था वही आएगा 15G। ओके, तो इस बार ये कुछ अलग फोर्स लगा रहा है और सिस्टम रेस्ट पे नहीं रहेगा। इन दिस पार्ट in this part force applied by man on rope is equal to या फिर man is different therefore system will not be in equilibrium, therefore system will not be in equilibrium। सिस्टम का क्या होगा बच्चों? इस सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा। आप ये लिख लेना, हम लोग एक्सेलरेशन क्या अज्यूम कर रहे हैं सिस्टम का? इन अपवर्ड डायरेक्शन। चलो इसके लिए F इज इक्वल टू एम ए लगाते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन को अज्यूम करते हैं पॉजिटिव, तो टेंशन इज पॉजिटिव, नॉर्मल इज नेगेटिव। mg कितना हो जाएगा? क्या मैं लिख दूं 300 न्यूटन यहाँ पे? mg इज 300 न्यूटन। दिस mg इज ऑल्सो, दिस mg इज 600 न्यूटन। करेक्ट। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? टेंशन ऊपर पॉजिटिव, ये नीचे नेगेटिव, तो T माइनस 900 इज इक्वल टू व्हाट इज द मास ऑफ बॉक्स? कितना है ये? 30 kg, तो दिस इज 30 A। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, यहाँ पे देखो टेंशन पॉजिटिव, नॉर्मल पॉजिटिव और mg नेगेटिव, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? T प्लस 600, ये नॉर्मल है। mg क्या है? नीचे की तरफ, सॉरी, T प्लस 600। टेंशन पॉजिटिव, नॉर्मल पॉजिटिव, तो T प्लस 600, ये नीचे की तरफ तो नेगेटिव, T माइनस 600। दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब क्या करेंगे हम? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके टेंशन की वैल्यू निकालेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन क्या है? T माइनस 1500 इज इक्वल टू 30A एंड टेंशन इज इक्वल टू 60A। अब सॉल्व करके A निकाल लो। ओके, और क्या करो? 1+2 कर देते हैं हम लोग। करेक्ट। तो जब 1+2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, इसे तो सॉल्व ही नहीं होगा। ऐसा करो, 2 - 1 कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 1500, राइट साइड में आ जाएगा 30A। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम आ गया, देखो 150/3, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही कर रहा हूं ना? सॉरी,
2 माइनस 1 बिल्कुल सही है। ओके, यहाँ पे कुछ गलती हो गई है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ दोबारा। ओके, देखो ये जो हमने इक्वेशन लिखा है ना, ये गड़बड़ हो गया। मैंने एक्चुअली इन दोनों को ऐड करके ही 900 लिख दिया। ये जो इक्वेशन आएगा, दिस इज 600 माइनस 300। ओके, समझ में आ रहा है? नीचे की तरफ 600 लग रहा है और कितना लग रहा है, 300। तो 600 और 300 ये दोनों मैंने ऐड कर दिया था। तो फाइनली जब इस इक्वेशन को लिखोगे, ये हो गया 600 और ये हो गया 900। तो दिस विल बी, सॉरी, 600 और 300, तो ये कितना हो जाएगा, 900 के इक्वल। तो ये इक्वेशन में हम लोगों ने गड़बड़ किया था। ये अब क्या करेंगे, ये करेक्ट कर लिया इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, 2 में से 1 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो इस तरफ क्या जाएगा, दिस इज 900 इज इक्वल टू 30a। तो दिस विल बी हाउ मच, 90/3, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट। तो ये आ गया एक्सेलरेशन। इसका मतलब कि इस केस में जो सिस्टम होगा वो रेस्ट पे नहीं होगा, सिस्टम एक्सेलरेटेड होगा। और इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट। अब आपको क्या निकालना है, टेंशन, क्योंकि फोर्स अप्लाइड बाय द मैन ऑन द रोप इज इक्वल टू टेंशन, देयरफॉर टेंशन इज इक्वल टू 60a। ए कितना है, 30, तो दिस इज 60 इंटू 30 न्यूटन। दिस इज इक्वल टू 1800 न्यूटन। करेक्ट। Therefore, force applied by man on the rope is equal to 1800 न्यूटन। ओके, ये मैंने शुरू में ही समझाया था कि जितना मैन फोर्स लगाएगा रोप के ऊपर उतना ही टेंशन डेवलप होगा। तो देयर फॉर फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू 1800 न्यूटन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या था, ये तो अपने को इजीली समझ में आ गया कि ट्रू वेट चाहिए तो नॉर्मल फोर्स शुड बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग टू 60 kg, दैट इज 600 न्यूटन। बस यहाँ पे हमें ये समझना था कि सिस्टम का कुछ एक्सेलरेशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। A block A can slide on a frictionless incline of inclination theta and length L। एक ब्लॉक है बच्चों, ओके, और ये इस फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन पे स्लाइड कर सकता है। अच्छा, ये जो लेंथ है ये कितना है, दिस इज इक्वल टू एल के इक्वल। याद रखना यही लेंथ दे रखा है, दिस लेंथ इज इक्वल टू ए। लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड इज कितना, इज इक्वल टू ए। अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया है देखो, द एलिवेटर इज गोइंग अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u। जो एलिवेटर है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी u के साथ क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, फाइंड द टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू स्लाइड डाउन द लेंथ ऑफ इंक्लाइन इफ इट इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ द इंक्लाइन। तो ये जो एलिवेटर है ये v स्पीड से जा रहा है, और ये जो वेज देख रहे हो ये क्या है, दिस इज इनसाइड द एलिवेटर। तो ब्लॉक को यदि मैं यहां से छोड़ूं तो यहां तक आने में कितना समय लगेगा। ओके, देखो, तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था सॉल्व एग्जांपल में। ओके, वर्कड आउट एग्जांपल्स में। सपोज मान लो ये पॉइंट है x एंड दिस पॉइंट इज y। तो x और y के बीच की दूरी क्या है, l के इक्वल।
करेक्ट। एलिवेटर के फ्रेम में देखोगे, एलिवेटर के फ्रेम में देखोगे तो सीधा डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक विल बी इक्वल टू कितना, एल के इक्वल। ओके, तो वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन फ्रेम ऑफ एलिवेटर, वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ओके, क्यों? क्योंकि एलिवेटर की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब वो नॉन एक्सेलरेटेड है, मतलब इनर्शियल फ्रेम है। सो वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन फ्रेम ऑफ एलिवेटर, इन फ्रेम ऑफ, हम लोग एलिवेटर के फ्रेम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एलिवेटर क्या एक्सेलरेटेड है? नहीं, तो सिंस एलिवेटर इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एलिवेटर is moving with uniform velocity, uniform velocity, it is an inertial frame, it is an inertial frame, ये एक inertial frame होगा। करेक्ट। एलिवेटर क्या बन जाएगा? एलिवेटर विल बी एन इनर्शियल फ्रेम। और इनर्शियल फ्रेम से तो एक्सेलरेशन याद ही होना चाहिए कि सर जी साइन थीटा ही आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होगा। ओके, यहां से आप फिर भी चाहो तो दिखा सकते हो, यहां से एक फोर्स लगेगा mg। याद रखना, हम ये फ्री बॉडी डायग्राम एलिवेटर के फ्रेम में ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज mg एंड दिस इज नॉर्मल। ओके, ये हो गया नॉर्मल। यहां से जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा के इक्वल। तो हम लोग क्या करेंगे, mg के दो कंपोनेंट लेंगे, mg cos थीटा और mg sin थीटा। करेक्ट, ये हो जाएंगे mg के दो कंपोनेंट। इस तरफ आ जाएगा क्या? नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल, दिस इज mg cos थीटा एंड दिस इज mg sin थीटा। ये हो जाएगा कैंसल एंड दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। इसकी वजह से क्या आएगा? एक्सेलरेशन। ओके, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g sin थीटा। ये ग्राउंड के फ्रेम में भी होगा और यही एक्सेलरेशन एलिवेटर के फ्रेम में भी होगा, क्योंकि एलिवेटर का फ्रेम, सॉरी, जो एलिवेटर है उसका एक्सेलरेशन इज 0। so this is acceleration of block with respect to elevator। क्या यही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा? यस, क्योंकि प्रॉब्लम को हम लोग एलिवेटर के फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं लिख रहा हूं कि एलिवेटर के फ्रेम में यही आएगा। करेक्ट। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है देखो। देखो, ब्लॉक को यहां से रिलीज किया गया है। करेक्ट, इसका मतलब इन द फ्रेम ऑफ ग्राउंड, यहाँ पे इसकी हो सकती है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो, क्योंकि आपने जब इसको यहां से रिलीज किया है रेस्ट से, मतलब एलिवेटर के रिस्पेक्ट में ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी। मतलब जो पर्सन एलिवेटर में होगा वो यहाँ पे इसे यहाँ से रेस्ट से रिलीज करेगा। करेक्ट। तो क्या बोल सकता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। दिस एंगल इज थीटा। इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहां से रेस्ट से रिलीज करूंगा। करेक्ट, समझ में आ रहा है? मैं यहां से इसे क्या करूंगा, ऐसे रेस्ट से रिलीज कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। फाइनली इसे यहां से यहां आना है। ये याद रखिएगा, सब कुछ एलिवेटर के फ्रेम में हो रहा है। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? देखो, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो जाएगा, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। करेक्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी में क्या लिखूंगा? 0।
एक्सेलरेशन क्या लिखूंगा, जी साइन थीटा। डिस्प्लेसमेंट क्या लिखूंगा, एल के इक्वल। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ कि इन फ्रेम ऑफ एलिवेटर, इन फ्रेम ऑफ एलिवेटर, सब कुछ एलिवेटर के फ्रेम में ही लिख रहे हैं। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। दिस इंप्लाइज एल इज इक्वल टू हाफ इंटू जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, करेक्ट। तो टी कितना आ जाएगा, 12 अपॉन जी साइन थीटा का रूट, ओके। तो देखो, तो यहाँ पे सूडो फोर्स वगैरह कुछ आया ही नहीं, क्यों? क्योंकि जो सिस्टम है ना वो, या फिर जो एलिवेटर फ्रेम है वो इनर्शियल है, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा है। यही यदि यहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, जो शायद एक वर्कड आउट एग्जांपल भी है यहाँ पे, करेक्ट। तो वहां पे आपको mg के साथ नीचे में एक सूडो फोर्स भी दिखाना पड़ता। समझ में आ रही है मेरी बात? लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो दिस विल बी द फ्री बॉडी डायग्राम एलिवेटर के फ्रेम में भी। एलिवेटर के फ्रेम में एक्सेलरेशन आ जाएगा जी साइन थीटा, ओके। ग्राउंड फ्रेम से भी यही एक्सेलरेशन होगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ कि दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। क्यों? क्योंकि हम लोग एलिवेटर के फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं, ओके।